एपिसोड 12। आम तलवारों से अलग यह बहुत पतली थी, सिर्फ 2 उंगलियों जितनी चौड़ी। तलवार की लंबाई 70 सेंटीमीटर थी, लोहे की बनी थी और इस समय जंग लगी हुई थी। लगता था कि कभी भी टूट सकती है। रेयांश ने दुखी मन से कहा, इतनी देर तक पीछा किया, पता नहीं चला कि ये एक बेकार तलवार है। वो पास गया और तलवार की मूठ को देखते हुए हाथ बढ़ाकर पकड़ा। अचानक जैसे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। उस लोहे की तलवार से एक अपराजेय शक्ति निकली जो रेयांश को ऊपर की तरफ खींचने लगी। इसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो गई। रेयांश ने आंखें खोलकर देखा तो डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि ये लोहे की तलवार फिर से उड़ने लगी थी और वो ऊंचे आसमान में पहुंच गया था। इस बार लोहे की तलवार की उड़ान की रफ्तार पहले से 10 गुना तेज थी और ऊंचाई भी ज्यादा थी। नीचे का जंगल एक छोटे से टुकड़े जैसा दिख रहा था। रेयांश हैरान रह गया और चीखा, अगर मैं गिर गया तो टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने तुरंत दोनों हाथों से तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, यहां तक कि पूरे शरीर से उसे कसकर पकड़ लिया। लेकिन वो लोहे की तलवार बेतरतीब से हिलने लगी। लगता था कि वो रेयांश को गिराना चाहती थी। इस लोहे की तलवार में चेतना है, निश्चित रूप से ये महान खजाना है। लेकिन अगर मैं गिर गया तो निश्चित रूप से मर जाऊंगा, इसका आनंद नहीं उठा पाऊंगा। एक इंसान और एक तलवार आसमान में तेजी से उड़ रहे थे। रेयांश जान बचाने के लिए तलवार को कसकर पकड़े हुए था। हालांकि लोहे की तलवार के पास कई तरीके थे, फिर भी वो उसे गिराने में सफल नहीं हुई। जान बचाने के लिए रेयांश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अचानक तलवार से फिर एक लड़की की गुस्से भरी आवाज आई, तुम बदमाश, मुझे इस तरह पकड़े हुए हो, जल्दी छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। रेयांश घबरा गया, क्योंकि यह आवाज साफ तौर पर इस तलवार से आ रही थी। एक तलवार से बदमाश कहलाना। रेयांश को खून उल्टी आने का एहसास हुआ। यह तलवार लड़की है, सुनाई दिया या नहीं? जल्दी हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं वास्तव में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर आवाज आई और लोहे की तलवार की हरकतें और तेज हो गईं। रेयांश तुरंत बोला, लड़की, लड़की, मैं भी हाथ छोड़ना चाहता हूं, लेकिन तुम इतनी ऊंचाई पर उड़ रही हो, अगर मैं हाथ छोड़ दूं तो क्या टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाऊंगा? ये बात सुनकर लोहे की तलवार ने हिलना बंद कर दिया। वो भ्रम में बोली, क्या? आह, माफ करना, मैं भूल गई थी। मैं अभी नीचे उतरती हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि नीचे जाने के बाद हाथ छोड़ दोगे। वो स्त्री पुरुष में शारीरिक संपर्क उचित नहीं। रेयांश मन में सोचा, मैं जानता हूं कि स्त्री पुरुष में शारीरिक संपर्क उचित नहीं, लेकिन तुम एक तलवार हो, कौन सा फायदा उठाने को मिलता है? लेकिन मुंह से तुरंत बोला, यह स्वाभाविक है, लड़की का कीमती शरीर है, मैंने अचानक से गलती की है, वास्तव में माफ करना। नहीं, मैंने अभी एक बात भूली थी, यह मेरी भी गलती है। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं। रेयांश सच में खून की उल्टी करके मरने वाला था। ये लड़की आधे दिन तक उड़ती रही, तब जाकर सोचा कि अगर वो हाथ छोड़े तो मर जाएगा। ये कितनी भूली है कि इस स्तर तक पहुंच गई। सुरक्षित लैंडिंग। रेयांश ने चारों तरफ देखा और पाया कि यहाँ एक बंजर पहाड़ी इलाका था। नंगी चट्टानें और सूखे पेड़ हर जगह दिख रहे थे, चारों तरफ उजाड़ापन था। दूर से जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, जो रोंगटे खड़े कर देती थी। एक आवाज के साथ रेयांश ने एक खोपड़ी को कुचल दिया। तब उसने देखा कि चारों तरफ जानवरों और इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। तुरंत उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। लड़की, ए लड़की, तुम कहो, ये जगह कहीं महाअरण्य पर्वत तो नहीं है? महाअरण्य पर्वत। महाअरण्य पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में था। ये 9 में से एक सबसे खतरनाक वाली जगह थी। रेयांश ने बहुत सी साहसिक कहानियां सुनी थी। यहां मरने वाले लोग अनगिनत थे। वो नहीं जानता था कि अगले पल वो उनमें से एक होगा या नहीं। उसने पास की लोहे की तलवार को देखा। इस समय उस लोहे की तलवार से फिर लड़की की आवाज आई, आह, माफ करना, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत से राक्षसी जानवरों की शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम्हें यहाँ छोड़ने से तुम निश्चित रूप से ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाओगे। क्या करें, क्या करें? लड़की चिंता में इधर उधर सोच रही थी। रेयांश अवाक रह गया। कुछ देर बाद रेयांश ने कहा, सुनो, जैसे अभी आए थे वैसे ही मुझे वापस वहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा ना? इस समय लोहे की तलवार चुप हो गई। रेयांश चिंतित होकर बोला, सुनो लड़की, तुम्हें क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही? कहते हुए उसने लोहे की तलवार को पकड़ने की कोशिश की। लोहे की तलवार ने तुरंत कहा, वो, वास्तव में माफ करना, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अभी तुम्हें झटकने की जल्दी में मैंने नहीं देखा कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा जादुई बंधन है। मैं आसमान से अंदर आ सकती हूँ, लेकिन अब बाहर नहीं जा सकती। वाह। बात खत्म करते ही वो जोर जोर से रोने लगी। रेयांश ने गहरी सांस ली। अगर वो खुद को काबू में नहीं रखता तो वास्तव में सिर पटक कर मर जाता। सोचा नहीं था कि मैं साक्षी इस भूतिया जगह पर मरूंगी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इस बेकार तलवार को छूती ही नहीं। वाह, मम्मी, पापा, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। चुप रहो। रेयांश ने तुरंत लोहे की तलवार को पकड़ा और फिर झुककर एक बड़ी चट्टान के नीचे छुप गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से लगा कि कोई खतरा पास आ रहा है। इस महाअरण्य पर्वत में लोहे की तलवार इतना शोर मचा रही थी, यह सीधे मौत को न्योता देना था।
रेयांश के चेहरे पर डर को देखकर वो तुरंत रोना बंद कर गई। खतरे की शक्ति महसूस करके वो भी रोने की हिम्मत नहीं कर पाई। चुपचाप रेयांश के हाथ में पकड़ी रही और स्त्री पुरुष के शारीरिक संपर्क की बात नहीं कही। रेयांश का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे डर का एहसास हो रहा था। वो जरा सी भी आवाज नहीं करने की हिम्मत कर रहा था। इस बड़ी चट्टान के नीचे सिकुड़ कर कान जमीन पर लगाकर आवाजें सुन रहा था। भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। रेयांश का दिल गले तक आ गया था। वो पा रहा था कि वो बेकाबू होकर कांप रहा है, जिससे पता चल रहा था कि अभी कितना खतरा था। उसने सांस रोकी, दिल की धड़कन धीमी की। उसने खुद को मृत्यु के करीब की स्थिति में रखने की कोशिश की, लेकिन इस समय उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए थे। उसे सबसे ज्यादा डर था कि उसकी गोद में बैठी मूर्ख अचानक आवाज कर दे, लेकिन वो आवाज भी नहीं कर सकता था। अगर वो आवाज करता तो शायद कुछ देर बाद वो लाश बन जाता। भारी कदमों की आवाज, मोटी सांस की आवाज और हवा में वो हल्की बदबू, लार की गंध। रेयांश के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे मजबूत व्यक्ति जिससे वो मिला था, उसने भी उसे ऐसा एहसास नहीं दिया था। आओ। एक धीमी दहाड़ बड़ी चट्टान के दूसरी तरफ से सुनाई दी। रेयांश ने सुना तो उसके बाल खड़े हो गए। इस समय अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो वो निश्चित रूप से मर जाता। सौभाग्य से उसने अच्छा प्रदर्शन किया। कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई जब तक कि सुनाई ही नहीं दी। तब रेयांश ने हल्की सांस लेने की हिम्मत की। इस समय उसने पाया कि ठंडे पसीने से उसके बाल भी भीग गए थे, जिससे पता चल रहा था कि अभी वो कितना डरा हुआ था। अभी जो गुजरा था वो एक चांद की रोशनी सोखने वाला राक्षसी भेड़िया था। तुम्हारी ताकत से तो एक ही निवाले में तुम्हें निगल जाता। गोद में लोहे की तलवार ने राहत की सांस ली। रेयांश खड़ा हुआ और बोला, कैसे भी हो, मुझे आधे महीने के अंदर यहां से निकलना है। तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार या तरीका है तो मुझे बताओ। वैसे तुम्हारा नाम साक्षी है। मैं रेयांश हूं। महाअरण्य पर्वत। यह स्थान कांगड़ा राज्य और दक्षिणी अग्नि राज्य की सीमा पर स्थित था। दोनों राज्यों को इस सीमा पर कोई सुरक्षा व्यवस्था रखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह स्थान राक्षसी जानवरों का स्वर्ग था। साथ ही महाअरण्य पर्वत की दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और खजाने यहां हर कदम पर बिखरे पड़े थे। कहा जाता था कि महाअरण्य पर्वत इसलिए इतना उजाड़ और बंजर था, घास का एक तिनका तक नहीं उगता था, क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दुर्लभ वस्तुओं ने इस स्थान की समस्त आध्यात्मिक शक्ति को सोख लिया था। आह, अच्छा है कि हम दोनों ज्यादा अंदर तक नहीं गए थे। अनुमान है कि अब कुछ ही दिनों में इस भयानक जगह से निकल जाएंगे। रेयांश की पीठ पर बैठी साक्षी खुशी से उछल कूद कर रही थी। दोनों के साथ रहते हुए एक दिन बीत चुका था, इसलिए पहले पुरुष महिला के बीच दूरी बनाए रखने वाली ये लड़की अब आराम से रेयांश की पीठ पर लेटी हुई सवारी का आनंद ले रही थी। साक्षी, अपना मुंह बंद रख। इस एक दिन में अगर तू लगातार चहकती नहीं रहती तो क्या हमें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। पहले से ही तुझसे कह रहा हूं, अगर मैं यहां मर गया तो तुझे पहले अपमानित करके फिर मार डालूंगा। रेयांश गुस्से से दहाड़ा। वह सावधानी से रेंगते हुए महाअरण्य पर्वत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर बैठी यह लड़की अचानक से बात करती रहती थी, जिससे उसे ठंडा पसीना आ जाता था। अभी अभी चांद की रोशनी सोखने वाले राक्षसी भेड़िए और अन्य राक्षसी जानवरों के घातक खतरों का सामना करने के बाद रेयांश अभी भी डरा हुआ था। हूं, बदमाश लड़के, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं समझ गई हूं, अभी मैं एक तलवार हूं, साक्षी तलवार। तुम मेरा क्या कर सकते हो। सामने भूरे रंग की पहाड़ियों की श्रृंखला और भूरे आकाश आपस में मिल जाते थे, मानो कोई अंत न हो। हवा में हड्डियों और सड़ी लाशों की दुर्गंध भरी थी। रेयांश ने अपनी भ्रुकुटी सिकोड़ी और आगे बढ़ता रहा। 1.5 महीने का समय ज्यादा नहीं बचा है। मुझे यहां से निकलना है और साथ ही ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना है। कुल की सभा आंखों के सामने है। अगर मुझे ड्रैगन सील नहीं मिली तो आने वाली बकवास शादी में मैं अपने अस्तित्व को साबित करने की ताकत नहीं रख पाऊंगा। साक्षी ने लापरवाही से कहा, तुम अभी ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 3रे स्तर पर हो। 1.5 महीने में ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना चाहते हो। तुम्हारे इस छोटे से इलाके के संसाधनों के साथ यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। साक्षी की सच्ची बात ने रेयांश को और भी निराश कर दिया। वो आगे देखने लगा। उसे लगा कि ये पहाड़ियां उसके सामने खड़ी हैं और उसका रास्ता रोक रही हैं, उसे जीवन भर के लिए कैद कर रही हैं। नहीं, रेयांश ने अपने आप को संभाला। उसने मन में सोचा, पहाड़ तो पार करने के लिए ही होते हैं। 1.5 महीने का समय अभी बाकी है। मैं अभी क्यों हताश हो रहा हूं। पिताजी ने भी मुझे हताश होने का अधिकार नहीं दिया है। उसके दिल में अचानक असीम जोश उमड़ा। रेयांश की आंखों में अचानक उभरी तेज रोशनी को महसूस करके साक्षी ने उदासी से कहा, वाकई अजीब लड़का है। अरे हाँ साक्षी, तुम कहती हो कि हमारा यह इलाका छोटा है। हमारा कांगड़ा राज्य में 17 जिले हैं। हर जिले की भूमि बहुत विशाल है। कुलई नगर वाले सूर्यकांत जिले की बात करें तो इसमें सैकड़ों कुलई नगर जैसे छोटे शहर हैं। साक्षी ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम बस एक कुएं के मेंढक हो। तुम लोग जिस क्षेत्र में रहते हो उसे 1000 राज्य क्षेत्र कहते हैं।
कांगड़ा राज्य जैसे छोटे राज्य, 1000 राज्य क्षेत्र में लगभग 10,000 हैं, और 1000 राज्य क्षेत्र ड्रैगन सैक्रिफिशियल कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। रेयांश हैरान रह गया। आगे क्या होगा? स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो